नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज, जो कि इसके पहले भी हमने बहुत कुछ वीडियो इस पर अपलोड किए हैं और आज इसके आगे का वीडियो बनने जा रहा है। तो यह सब कुछ निःशुल्क है और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, न वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो न वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा, यह जो है न वर्ण का उच्चारण स्थान है। इसके आगे हम अन्य भी कंठे वर्ग में तालव्य, मूर्धन्य, दंते, वत्से, ओष्ठे, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं यह देखेंगे। यहाँ पर तालव्य में जो है, नहीं, कंठे में, कंठे वर्ग में या कंठ से उच्चारित करते हुए जो वर्ग है वह है क, ख, ग और घ, ड। और तालव्य में च, छ, ज, झ, त्र, य और श। उसके बाद मूर्धन्य या तालु के मुर्दा भाग से उच्चारित वर्ण जो है वह है ट, ठ, ढ, ड, न और प और श ऐसा। उसके बाद है, एक मिनट, उसके बाद है दंते या दांतों से मूल से यहाँ पर दंतियों में त, थ, द और ध आता है। उसके बाद वत्से या दंत मूल से जो है वह है न, स, र और ल। उसके बाद ओष्ठेय से प, फ, ब और भ, ये ओष्ठे में आते ही, यह पूछा भी था परीक्षा में। अभी दंत्योष्ठ या निचले ओठ और ऊपर के दांतों में, यानी निचले ओठ और ऊपर के दांतों में जो यह हवा विवर होता है उसको दंतोष्ठेय वर्णन कहते, व्यंजन कहते हैं। तो वह और फ है। उसके बाद स्वर यंत्रिक काकल्य, यानी स्वर यंत्रिक काकल्य में क अकेला आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आराम से अपुराने पंडित मान बहंती पक श्रीफल अली जिम जी वाहेरित भ्रयंती के काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो यह काव्य पंक्तियाँ जो है, यह काव्य पंक्तियाँ कन्नप्पा की हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और इनके रचयिता देखेंगे। आगम वे अपुराने पंडित मान बहंती पक श्रीफल अली जिम वाहेरिति भ्रयंती, यह कन्नप्पा की है। उसके बाद गंगा जमुना माजे बहनी रे नाई तहे बिडली मातंगी योई ना लीले पार हुई, यह डोंबिपा की पंक्ति है। उसके बाद जही मन पवन न संसरई रवि जसी नाही पवेश तही वत चित्त विषाम अरु सरेहु करी उवेश, यह सरपा की पंक्ति है। उसके बाद ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग कानेट चोर निकला गई मागल दिवसई बहुनई काढ़ही डरे भाव रति भयलई कामरु आव, यह कुकुरिपा की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक मन का चिंता तब भया कछु पूर्बिला लेख, इन पंक्तियों के रचनाकार, तो इन पंक्तियों के रचनाकार कबीरदास जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर पंक्तियाँ देखते हैं महत्वपूर्ण, और अगला प्रश्न बाद में। जैसे कि सूर समाना चंद में दहु किया घर एक मन का चिंता तब भया कछु पूर्बिला लेख, कबीरदास की है। निगम आगमन साहब सुगम राम सांचली चाह अबू आसन असलोयतन सुलभ सबही जग माही, यह तुलसीदास की है। असत मिलई अंतर पड़ई भाव भगति रस जाई ससी सात मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवई, यह दादू दयाल की पंक्ति है। बोलिए तो तब जब बोलिए कि बुद्ध होय न तो मुख मौन न गही चुप होय रही, यह सुंदरदास की पंक्ति है। अगला देखते हैं कि द्वैतवाद के प्रणेता या प्रवर्तक, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक है। इसके आगे अन्य प्रवर्तक और उसके संप्रदाय देखेंगे।
जैसे द्वैतवाद दर्शन से मध्वाचार्य जो है ब्रह्म संप्रदाय से थे। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रणेता या प्रवर्तक रामानुजाचार्य है, और रामानुजाचार्य यह जो है यह श्री संप्रदाय से थे। शुद्ध द्वैतवाद का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया, और वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय से थे। द्वैतवाद का प्रवर्तन निम्बार्काचार्य ने किया, और ये सनकादि संप्रदाय से थे। शुद्ध द्वैतवाद विष्णु स्वामी यह रुद्र यानी शुद्ध द्वैतवाद का प्रवर्तन विष्णु स्वामी ने किया, और रुद्र संप्रदाय से थे विष्णु स्वामी। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है प्रवर्तक संप्रदाय दर्शन, यह जो है इस पर हर साल नेट की परीक्षा में इस पर एक प्रश्न होता ही होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। रोज़तुल हकायक के रचयिता। अभी रोज़तुल हकायक रचना यह जो है नूर मोहम्मद की है। रोज़तुल हकायक यह नूर मोहम्मद की है। रोज़तुल हकायत इंद्रावती 1744, अनुराग बासुरी 1764, यह नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। अभी चित्रावली 1613 में उस समान की रचना है। ज्ञानदीप 1619 में शेख नबी की रचना है, और हंस जवाहिर यह 1731 में प्रकाशित कासिम स्याह की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? यानी प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना इनमें से किसने की है? तो वह है पद्माकर भट्ट ने। अभी यहाँ पर उनकी रचनाएं देखते हैं। पद्माकर भट्ट की रचनाओं में हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्मा भूषण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली पचीसी, रसायन एवं अलीजाह प्रकाश यह है। उसके बाद जो है यहाँ पर ग्वाल कवि की रचनाएं। ग्वाल कवि जो है सर्वांग निरूपण ग्रंथकार थे। ग्वाल कवि सर्वांग निरूपण थे, और ग्वाल कवि की रचनाओं में यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रस रंग, कृष्णजू को नक्शिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधा अष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बिना कुष्ठाष्टक, षड ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रम भंजन, रस रूप एवं द्रक दशतक, यह जो है ग्वाल कवि की रचनाएं हैं। उसके बाद देखते हैं राम सहाय छंद यह जो है निरूपण कवि के रूप में है। राम सहाय छंद निरूपण कवि है, और इनके काव्य ग्रंथ है व्रत तरंगिनी 1816, अलंकार प्रकाश 1648, वाणी भूषण, राम सत्सई तथा ककहरा, यह जो है राम सहाय की रचनाएं हैं। इसके बाद अंतिम देखते हैं। यहाँ पर सर्वसम्मति नीतिकार यानी सम्मत नीति ग्रंथ काव्यकार, यानी सम्मत नीति काव्यकार, यानी सर्वसम्मति से जो है सम्मत नीति काव्यकार के जो सम्मत है वह एक कवि है, और एक नीति काव्यकार था। वह नीति के आधार पर दोहे लिखने वाला था या काव्य लिखने वाला था। उसका है स्फुट दोहा तथा पिंगल काव्य भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो सतसई की रचना यहाँ पर बेनी प्रवीण ने नहीं की है। इसके बाद अन्य इनके ग्रंथ देखते हैं। बेनी प्रवीण के काव्य ग्रंथ श्रृंगार भूषण, रस रंग तरंग 1817 में है, और नाना राव प्रकाश। उसके बाद यहाँ पर वृंद कवि है। वृंद कवि के ग्रंथ देखते हैं तो 12 मासा 1668, भाव पंचशिका 1686, नयन पचीसी 1686, पवन पचीसी 1691, श्रृंगार शिक्षा 1691, यमक सतसई 1706, और अलंकार सतसई, वृंद विनोद सतसई। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं रसनिधि की रचनाएं। रसनिधि की रचनाएं देखते हैं तो रसनिधि की रचनाएं जो है रसनिधि का पृथ्वी सेन के काव्य ग्रंथ, यानी रसनिधि का ही नाम है कि पृथ्वी सेन, और इनके काव्य संग्रह में रतन हजारा, विष्णुपद, कीर्तन,
कवित्व, बारहमासा, रसनिधि, सागर, हिंडोला, अरली, रसनिधि और सतसई। उसके बाद है भूपति के काव्य ग्रंथ। भूपति के काव्य ग्रंथों में भूपति सतसई है, कंठभूषण तथा रस रत्नाकर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भ्रमरदूत के रचनाकार है, तो यहाँ पर भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है देखते हैं। तो भ्रमरदूत के रचनाकार यह सत्यनारायण कविरत्न है। इसके अन्य भी ग्रंथ देखेंगे। सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमरदूत तथा प्रेमकली, यानी सत्यनारायण ने 2 ही ग्रंथ लिखे हुए हैं, भ्रमरदूत तथा प्रेमकली। अभी जगन्नाथ दास रत्नाकर के ग्रंथ यहाँ पर गंगा अवतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, कलकाशी एवं विराष्टक। अगला प्रश्न इसके बाद लाला भगवान दीन के काव्य ग्रंथ देखते हैं। लाला भगवान दीन के वीर छत्रानी, वीर बालक, वीर पंचरत्न एवं नवीन बीन। यहाँ पर राय देवी प्रसाद पूर्ण के काव्य ग्रंथ देखते हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण के काव्य संग्रह में धाराधर धावन 1902, स्वदेशी कुंडल 1910, मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906, बसंत वियोग 1912, यह संपूर्ण काव्य संग्रह है राय देवी प्रसाद पूर्ण के। राय देवी प्रसाद का उपनाम पूर्ण था, याद रखिए। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाएं। सत्यनारायण कविरत्न के समस्त रचनाएं यह जो है बनारसीदास यानी सत्यनारायण कविरत्न की रचनाओं का संकलन जो है बनारसीदास चतुर्वेदी ने किया है, हृदय तरंग नाम से या हृदय तरंग शीर्षक से। तो इनकी रचनाएं हैं कविरत्न ने बहुभूति के रामचरितम और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशियस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। किसने? कविरत्न ने। इसके बाद है गजानंद दास रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्ज शीर्षक से अनुवाद किया है। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। अगला प्रश्न पढ़ते हैं काम मंगल से मंडित श्रेय। अभी काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कार कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल बहुधाम। यह जो है श्रद्धा ईड़ा से यह पंक्ति है। यह कामायनी जो है 1935 में प्रकाशित है, कहीं पर 1936 भी है। तो 1936 है और कहीं पर 1935 है। तो यह एक महाकाव्य है, 15 सर्गों में है यह। तो यहाँ पर यह देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हन की राजतरंगी पर, यानी जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हन की राजतरंगी पर आधारित है? तो वह है विशाख। यहाँ पर आगे इसके विषय वस्तु तथा नाटक देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की विशाख 1921। विशाख का कथानक कल्हन की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश से लिया गया है। राजेश्री नाटक जो है 1915 में प्रकाशित है और इसकी विषय वस्तु, इसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री हेन स्वांग का ऐतिहासिक विवरण है। किसमें? राजेश्री नाटक में। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में प्रकाशित है और इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय का पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है, यह इसका वर्णन है। अगला है अजातशत्रु। यह 1922 में प्रकाशित नाटक है और इसमें 3 राजा परिवारों, यानी अजातशत्रु में 3 राज परिवारों की कथा बताई गई है। उसमें है पहला है मगध, कौशल और कौसंबी के केंद्र को मानकर यह शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाता है। कौन सा नाटक? अजातशत्रु, जो 1922 में प्रकाशित हुआ था। अभी मुड़ कर देखता हूँ, यह राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण आत्मकथाएं देखते हैं। मुड़ देखता हूँ 2001 में प्रकाशित राजेंद्र यादव की है। आज के अतीत 2003 भीष्म साहनी का है। कालीब छुट्टी शराब 2000 में प्रकाशित रविंद्र कालिया का है। और यह जो 3 है, यह 3 कमलेश्वर की आत्मकथाओं के भाग है। जो मैंने जिया 1992,
यादों का चिराग 1997, जलती हुई नदी 1999 यह कमलेश्वर की आत्मकथाओं का भाग है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी यह किस लेखक की आत्मकथाओं के भाग है? तो कमलेश्वर के है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मणिकर्णिका के लेखक। अभी मणिकर्णिका के लेखक जो है वह है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मणिकर्णिका के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं है, वह तुलसीदास है, जो मुर्दहिया लिखते हैं। और मणिकर्णिका यह उनके आत्मकथा का दूसरा भाग है, और प्रथम जो है मुर्दहिया है, वह तुलसीदास जी है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मुर्दहिया जो 2010 में तुलसीदास जी लेखक है, और मणिकर्णिका ही उसके आत्मकथा का दूसरा भाग है जो 2014 में प्रकाशित हुआ है, उसके तुलसीदास लेखक है। अभी झूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 में प्रकाशित डॉक्टर धर्मवीर का है। तिरस्कृत 2002 और संतप्त 2006 यह सूरजपाल सिंह चौहान की आत्मकथा है। संतप्त और तिरस्कृत याद रखिए। अगला प्रश्न है, महाकाल उपन्यास के लेखक है। अभी महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है देखते हैं। तो वह है, महाकाल उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर जी है, और इनके अन्य उपन्यास भी यहाँ पर देखेंगे। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यास है महाकाल 1947, सेठ बाकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1967, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1972, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1978, अग्निगर्भा 1983 और करवट 1985 तथा पीड़िया 1990। यह जो है अमृतलाल नागर के उपन्यास है। इसके बाद देखते हैं अगले उपन्यासकार, यह विष्णु प्रभाकर के उपन्यास। तो विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों में ढलती रात 1951, वट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956, कोई तो 1980 और अर्धनारीश्वर 1992 तथा संकल्प 1993। उसके बाद देखते हैं उदय शंकर भट्ट के उपन्यास। तो उदय शंकर भट्ट के उपन्यासों में नए मोड़ 1954, सागर लहरी और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष अवशेष 1960। यहाँ पर अमृत राय के उपन्यास देखते हैं। बीज 1952, नागफनी का देश 1953, हाथी के दांत 1956, जंगल 1969, सुख दुख 1969 और भटियाली 1969 और धुआं 1977। यहाँ पर कामरेड का कोट कहानी के लेखक है, तो इसके कहानी के लेखक संजय है। यहाँ पर इनके कहानी संग्रह अन्य देखते हैं। संजय के कहानी संग्रह में कामरेड का कोट 1993, नंगा 2001, भाग दत्त का हाथी 1988। इसके बाद देखते हैं अखिलेश के कहानी संग्रह। अखिलेश के कहानी संग्रह में आदमी नहीं टूटता मुक्ति 1979, शापग्रस्त 1997 और अंधेरा 2006। उसके बाद है अगले कहानीकार ज्ञान रंजन के कहानीकार, फैज के इधर उधर 1968 और यात्रा 1975, संजीवी 1977, सपना नहीं 1977। यह ज्ञान रंजन की कहानी संग्रह है। ज्ञान रंजन की एक प्रसिद्ध कहानी है पिता, जो हमारे पाठ्यक्रम में है। अभी विनोद कुमार शुक्ल के कहानी संग्रह और पेड़ पर कमरा 1988 में है। अगला देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित नाटकों में से भान कौन सा है? तो यहाँ पर विषय वेशोमोदम, यह भान प्रकार में लिखा हुआ है नाटक। यहाँ पर देखते हैं विषय वेशोमोदम 1876 में प्रकाशित है। यह एक भान प्रकार का नाटक है और एक पात्रीय नाटक है। उसके बाद वैदिक हिंसा न बहुती 1873 प्रहसन है। भारत दुर्दशा 1880, यह नाट्य तथा लास्य रूपक है। नील देवी 1881 में प्रकाशित, यह गीति रूपक नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं
सूरदास जब अपने प्रिय कवि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। एक बात याद रखिए, ऐसा कथन पूछा जाए और अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, इसमें जो कीवर्ड्स है, जो मेन शब्द है, वह याद रखिए। जैसे इसमें इस कथन में कौन सा अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, यह शब्द यदि सुनाई दे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही याद रखिए। इसके बाद अन्य जो महत्वपूर्ण कथन है वह देखेंगे। ये सूरदास अपने विषय का वर्णन करते हुए अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उसके पीछे पीछे दौड़ता है, तो यह कथन अभी पढ़ा और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उसके बाद अभी यहाँ पर शुक्ल का कथन, ये यहाँ पर थोड़ी सी हम इस पर ट्रिक भी क्या है बताएंगे। जैसे वात्सल्य और श्रृंगार के रूप का जितना अधिक उद्घाटक सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झाँकाए। यह रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद है नंद दुलारी वाजपेयी का कथन। नंद दुलारी वाजपेयी को हम ज़रा दूसरे कलर में अंडरलाइन करेंगे। स्थिति विशेष का पूरा निदर्शन भी करे, घटनाक्रम का अभ्यास भी, और दे और ही सुमनत कोटि के रूप, सौंदर्य और भाव दर्शन की पूर्ण झलक, परिपूर्ण झलक भी दिखलाते हैं। यह विशेषता हमें सूरदास में मिलती है। नंद दुलारी वाजपेयी का है। अभी यहाँ पर क्या है, ऐसे कथन में जो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उसके पीछे पीछे दौड़ता है, यह अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर, इतना यदि आप याद रखते हो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ये आसान पहचान में जाएगा। और वात्सल्य और श्रृंगार शब्द यदि आता है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना, यह वात्सल्य और श्रृंगार के बारे में कौन कहता है सूरदास को, तो वो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और उसके बाद स्थिति विशेष का पूर्ण निदर्शक या विशेषता हमें कवि सूरदास में मिलती है। ऐसा यदि जो मेन शब्द है आपके हिसाब से आप याद कर सकते हो और वह शब्द या वो कीवर्ड पहचान के आप सही उत्तर चुन सकते हो। तो अगला प्रश्न है, भारत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम। अभी भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम, अभी यहाँ पर हमें दो प्रश्न बनते हैं। भारत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक। अभी भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्याता कौन है, भट्ट नायक भी है ना। और भट्ट नायक ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है, ऐसा भी प्रश्न बनता है। तो इसके सिद्धांत, और ये भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम क्या है, तो वह है भुक्तिवाद। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम क्या है, तो भुक्तिवाद। लेकिन यहाँ पर भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम क्या है, तो भुक्तिवाद है। प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जाता है। अभी यहाँ पर भुक्तिवाद या भोगवाद यह भट्ट नायक का है और यह सांख्य दर्शन से है। अनुमतिवाद यह भट्ट शंकु का है। अनुमतिवाद किसका है, तो भट्ट शंकु का है और यह न्याय दर्शन से है। उत्पत्तिवाद आरोपवाद यह भट्ट ललोट का है और यह मीमांसा दर्शन से थे। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत अभिनव गुप्त का है और यह शैव दर्शन से है, याद रखिए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक। अभी वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक है। उसके बाद रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य आनंदवर्धन है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो भामह है। उसके बाद हम देखेंगे आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य है। आचार्य विश्वनाथ कौन है, तो रसवादी आचार्यों में आचार्य विश्वनाथ है। भरत के रस सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याकार भरत के रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार भी विश्वनाथ है और आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य है, याद रखिए। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक, तो अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो वो क्रोचे है।
अभिव्यंजनवादी सिद्धांत के प्रवर्तक प्रमुख इतावली यानी जो क्रोचे के काव्य शास्त्रीय क्रोचे का पूरा नाम क्या था, तो वो क्रोचे का पूरा नाम बेनेदोतो क्रोचे, यह 1867 से 1952 में थे और क्रोचे द्वारा जो है 1902 में ला त्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। उसके बाद इंथेटिक्स 1902, न्यू एजेस ऑन एंटिक 1920 तथा डिफेंस ऑफ पोएट्री 1933 यह क्रोचे की रचनाएं हैं। इसके बाद देखते हैं प्रेमचंद और उनका युग किसका है, तो प्रेमचंद और उनका युग यह और रामविलास शर्मा की रचना है। अभी यहाँ पर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ देखते हैं। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियों में प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1948, साहित्य और संस्कृति 1946, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आस्था एवं सौंदर्य 1956, भाषा एवं समाज 1961, साहित्य स्थायी मूल और मूल्यांकन 1968, निराला की साहित्य साधना के 3 भाग है 1969, 1972, 1976, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, बड़े भाई 1986, भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास 2001। नंद दुलारी वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियाँ देखते हैं, तो नंद दुलारी वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रानंद पंत 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979, नया साहित्य नए प्रश्न 1975। इसके बाद देखते हैं इंद्रनाथ मदान की आलोचनात्मक कृतियाँ। तो इंद्रनाथ मदान की आलोचनात्मक कृतियों में हिंदी कहानी अपनी ज़बानी, कविता और कविता प्रेमचंद एक विवेचन, समकालीन आलोचना। यहाँ पर हंसराज रहबर की आलोचनात्मक कृतियाँ देखते हैं। प्रेमचंद जीवन कला और कृतित्व, प्रगतिवाद, पुनर्मूल्यांकन, गालिब बेनकाब गालिब, हकीकत के आईने में, इकबाल और उनकी शायरी। अभी रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम, यानी कवियों का सही अनुक्रम में स्वयंभू, पुष्यदंत, अंदमान और हेमचंद्र, यह क्रम सही है। स्वयंभू 8वीं शताब्दी से है और पुष्यदंत यह 10वीं शताब्दी से है और 972 में, अंदमान यह 12वीं-13वीं शताब्दी के हैं और हेमचंद्र 11वीं शताब्दी के हैं। यहाँ पर जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम, तो यहाँ पर बिहारी देव, भिखारी दास और पद्माकर, यह सही क्रम है। बिहारी जो है वह 1595 में जन्मे और 1663 में मर गए, यानी मृत्यु हो गई। उसके बाद देव 1673 में जन्मे और 1767 में मृत्यु हो गई। भिखारी दास यहाँ 18वीं शताब्दी के थे, आसपास के थे। पद्माकर का समय 1753 से 1833 है। जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 और मृत्यु 2003 में हुई है। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 1913 में और मृत्यु 1963 में हुई है।
नरेश शर्मा का जन्म 1913 में और मृत्यु 1991 में हुई है। रामेश्वर शुक्ला आंचल का जन्म 1915 में और मृत्यु 1996 में हुई है। तो मैथिलीशरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम, तो मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं का सही अनुक्रम देखते हैं। तो यहाँ पर मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं का सही अनुक्रम देखते हैं। तो मैथिलीशरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था और मैथिलीशरण गुप्त की मृत्यु 1964 में हुई है। इनकी काव्य कृतियों का सही अनुक्रम, रंग विभंग 1909 में प्रकाशित है, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, पंचवटी 1925, हिंदू 1927, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936, जय भारत 1952, यह विष्णुप्रिया 1957। यह जो है मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रह का सही अनुक्रम। तो काव्य संग्रह का सही अनुक्रम में है अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं एवं बाघ। बाघ महत्वपूर्ण है, केदारनाथ सिंह की याद रखिए, एक लंबी कविता है बाघ। अभी बिल्कुल अभी यह 1960 में प्रकाशित है, जमीन पक रही है 1980 में है, यहाँ से देखो अकाल में सारस 1979 में है, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं 1995, बाघ यह एक लंबी कविता है और तालस्ताय और साइकिल 2004 में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। तो नाटकों के सही अनुक्रम में यहाँ पर नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा कुआं और बकरी है। इसके बाद नारद की वीणा 1946 में प्रकाशित है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, कोणार्क 1951 में प्रकाशित जगदीश चंद्र माथुर का है, अंधा कुआं 1955 लक्ष्मी नारायण मिश्र का है और बकरी 1974 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। अगला देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरात रेणु के उपन्यासों का सही क्रम। तो प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस और पलटू बाबू रोड यह फणीश्वरात रेणु के उपन्यास है। महिला आंचल यह फणीश्वरनाथ का उपन्यास है और जो 1953 में 1954 में प्रकाशित होता है और यह एक आंचलिक उपन्यास है, महिला आंचल। इसके बाद देखते हैं रामचंद्र शाह के उपन्यासों का सही क्रम। तो रामचंद्र शाह के उपन्यासों के सही क्रम में है गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर एवं विनायक। इसके बाद गोबर गणेश यह 1978 में प्रकाशित है, किस्सा गुलाम 1986 में, पूर्वापर 1990, आखिरी दिन 1992, पुनर्वास 1995 और विनायक 2011 और सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 2012 और असवाब ए पीरानी 2012 में प्रकाशित है। अभी यहाँ पर उषा प्रियवदा के उपन्यासों का सही क्रम है। तो उषा प्रियवदा के उपन्यासों में है प्रथम 55 खंबे लाल दीवारें जो 1961 में प्रकाशित है, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा यह 1984 और अंतर्वशी यह जो है 2000 में प्रकाशित है और एक उनका उपन्यास है भय कबीर उदास 2007 में प्रकाशित है। यह उषा प्रियवदा के उपन्यास है। यहाँ पर लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम। तो पाश्चात्य आलोचकों के सही अनुक्रम में वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड यह क्रम सही है। निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य ग्रंथों के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमिलित करना है और हम करेंगे। चंदा किसकी है? तो चंदा जो है चंदायन नायिका है, चंदायन की नायिका चंदा है। नागमती जो है वह पद्मावत की नायिका है और राजमती किस काव्य संग्रह की नायिका है? तो वह जो है बिसलदेव रासको की है और मालवनी यह ढोला मारूरा दुहा की है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित ग्रंथ रचनाकारों को उनके आश्रयदाता, यानी यहाँ पर रचनाकारों और वह किसके आश्रय में थे यह हमें देखना है। तो चंद बरदाई यह पृथ्वीराज चौहान के आश्रय में थे और चंद बरदाई का जन्म 1168 में और मृत्यु
1192 में होती है। बिहारी का जन्म जो है वह 1595 में और मृत्यु 1663 में। बिहारी यह जयसिंह के आश्रय में थे। जगनिक जो है 12वीं-13वीं शताब्दी के थे और जगनिक जो है परमाल के आश्रय में थे। भूषण का समय जो है 1613, भूषण जो है 1613 में जन्मे और इनकी मृत्यु 1715 में हुई है और यह छत्रसाल के समय के थे। नरपतिनाल यह 13वीं शताब्दी के थे और नरपतिनाल बिसलदेव के राजाश्रय में आश्रित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर है, देखो सुमिलित करेंगे। मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी का है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र का है। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगुड़ी का है और रेणुका रामधारी सिंह दिनकर का है और संशय की एक रात यह नरेश मेहता का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करेंगे। यहाँ पर जो है आत्मजयी यह कुंवर नारायण की है। यहाँ पर यही पर देखेंगे हम। आत्मजयी यह 1965 में प्रकाशित कुंवर नारायण की है। खुटियों पर टंगे लोग यह 1982 में प्रकाशित सर्वश्री दयाल सक्सेना की है। मगध 1984 श्रीकांत वर्मा का है। पहाड़ पर लालटेन 1981 में प्रकाशित मंगलेश डबराल का है। समरगाथा राजेश जोशी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिता के साथ सुमिलित कीजिए। यह प्रश्न है। तो यहाँ पर पराधीन रहकर अपना सुख शोक ने कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यह रामनरेश त्रिपाठी का है। धरती हिलाकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। यह मैथिलीशरण गुप्त का है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पंक्ति है। मेरे मन भावन के उधम के आवन की, सुधी ब्रज गावनी मैं पावन जबे लगी। यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति है। उसके बाद है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं, डरना होगा प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। यह नाथूराम शर्मा शक्कर की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके पात्रों के साथ सुमिलित करना है। यानी कौन सा गीत कौन से नाटक में है, यह पहचानना है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यह स्कंदगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूट भर लूं जो रस तू है लाया। यह ध्रुवस्वामी नाटक से 1933 में प्रकाशित है। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला पड़ती है पतंग सा, इसमें मन होकर मतवा। ये चंद्रगुप्त नाटक का है और चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित है। स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम करुणामय यही एक है। यह अजातशत्रु का है और यह 1922 में प्रकाशित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करना है। निबंध संग्रह और उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। तो आस्था का सौंदर्य किसका है? तो आस्था का सौंदर्य यह रामविलास शर्मा का है। अपनी अपनी बीमारी किसका है? तो अपनी अपनी बीमारी यह हरिशंकर परसाई का है। कला और जोखिम किसका है? तो कला और जोखिम निर्मल वर्मा का है। और तलाम के झरोखे से यह जो है यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके चित्रित गाँव के साथ, यानी कौन सा गाँव किस उपन्यास में आया है? तो राग दरबारी उपन्यास में कौन सा गाँव है? तो राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज है। आधा गाँव किस उपन्यास में है? तो आधा गाँव उपन्यास में गंगोली गाँव का चित्रण है। महिला आंचल जो है मेरीगंज है और गोदान में बेलारी गांव का वर्णन है।
यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। प्रेमचंद 1922 प्रेमचंद है, और प्रेमाश्रम 1922 में लिखित है और इसमें लखनपुर गांव का चित्रण है। राग दरबारी 1968 श्रीलाल शुक्ल का है और इसमें शिवपालगंज का चित्रण है। आधा गांव जो है 1966 में प्रकाशित है और यह आधा गांव उपन्यास राही मसूम रजा का है और इसमें गंगोली गांव का चित्रण है। महिला आंचल यह 1954 में फणीश्वरात रेणु का है और यह मेरीगंज गांव का चित्रण है। गोदान 1936 प्रेमचंद का है और इसमें बेलारी गांव का चित्रण है। यहाँ पर आगे देखते हैं, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो है औचित्य सिद्धांत किसका है, तो क्षेमेंद्र का है औचित्य सिद्धांत। उसके बाद वक्रोक्ति सिद्धांत किसका है, तो वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक का है। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का है और रस सिद्धांत यह भरत मुनि का है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर है चर्च एंड टेस्ट, यह किसका है, तो चर्च एंड टेस्ट यह किसका है, तो चर्च एंड टेस्ट यह जो है यह कॉलरिज का है। कॉलरिज का है चर्च एंड टेस्ट। लिटरेचर एंड ड्रामा यह किसका है, तो यह मैथ्यू आर्नल्ड का है। और द फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स यह किसका है, तो यह जो है यह है आई.ए. रिचर्ड का है। और अर्स पोएटिका किसका है, तो वह है यह जो है होरेस का है। अभी यहाँ पर स्थापना और तर्क का प्रश्न है। तो स्थापना क्या है, परंपरा आधुनिकता की विरोधी है क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरोध करती है। यहाँ पर कथन एक गलत है, दोनों कथन गलत है। अगला यह भी स्थापना का है। तो यहाँ पर जो है मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है, यह जो है गलत है। इतिहास मिथक का प्रयोग केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से रचनात्मक सौंदर्य है, यह दोनों कथन गलत है। अगला देखते हैं, धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है, यह जो है यह गलत है। उसके बाद इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्य प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं होता, यहाँ पर यह भी गलत है, यानी स्थापना और तर्क दोनों गलत है। अगला देखते हैं, क्योंकि सच्ची काव्यानुभूति से ही संप्रक्त होती है, यानी क्योंकि सच्ची काव्यानुभूति भावानुभूति से ही संप्रक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं। तो यह जो है यह इसमें एक सही और एक गलत है। तो आज की वीडियो में यहीं पर हम रुकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।